गाउस की एप्लीकेशन। एक टॉपिक है आपका आवेशित चालक। आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब। आवेशित चालक की सतह पर बल एवं दाब। आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करेंगे और दाब ज्ञात करेंगे। पहले इसको थोड़ा समझें। मान लिया कि कोई चालक है, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं, हाँ मान लीजिए मुझे कोई चालक है, मैं ये कोई मेरे चालक लीजिए, जब किसी चालक को हम आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, मतलब इसको प्लस क्यू आवेश दिया सतह पर आ जाता है। किसी भी चालक को आवेश देने पर एक समान रूप से वितरण हो जाएगा आवेश का, और कहाँ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। यदि मैंने इस चालक में एक अल्पांश ले लिया, मान लीजिए अल्पांश है ए बी, पहली बात सुन लो, मैं ज्ञात क्या करूंगा, आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला बल, और जब बल होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, दाब उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बल इंटू दाब जानते हैं आप, बल इंटू में क्षेत्रफल होता है, तो दाब उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो मैंने कोई एक अल्पांश लिया, यहाँ ए बी अल्पांश लिया। अब इस चालक के कितने भाग हो गए, ये मैंने पार्ट माइनस थी, तो अगर देखा जाए तो ए सी बी तो बड़ा भाग हो गया, ठीक है, और एक छोटा भाग हो गया ए बी, ठीक है। अब ए बी जो भाग है इस पर आवेश है, कुछ ना कुछ आवेश होगा, और ए सी बी भाग है इस पर भी आवेश है। अब ये जो बड़ा भाग है इस पर आवेश ज्यादा है, इस पे आवेश कम है। अब इन दोनों में समान आवेश है, ये पता है आपको, यहाँ भी प्लस आवेश है, यहाँ पूरे पर भी कितना है, इस पार्ट पर भी कितना आवेश है, प्लस है। तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव ये जो अल्पांश है ये करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो बड़ा भाग है इस पे आवेश ज्यादा है, तो ये अपना प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इसे कहाँ हटाएगा, बाहर हटाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी चालक है, यदि कोई उस चालक में अल्पांश ले लिया तो उस अल्पांश पर बड़ा वाला भाग प्रतिकर्षण बल लगाता है, ठीक है। अल्पांश प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। यदि इसी चालक को मैं बहुत सारे अल्पांशों में बांट दूं, बहुत सारे अल्पांशों में मैंने बांट दिया, छोटे छोटे भाग ले लिए मैंने इसके, ठीक है, बहुत सारे अल्पांशों में मैंने इसको बांट दिया, डीएल 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 समान लंबाई के, तो प्रत्येक अल्पांश दूसरे अल्पांश में क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये पास वाले पे लगाएगा, ये पास वाले पे लगाएगा। तो इस प्रकार से पूरी जो सतह हुई चालक की उस पर कौन सा बल लगने लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल लग जाएगा। और प्रतिकर्षण बल लग रहा है मतलब बाहर की ओर बल लगेगा, कहाँ लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा। जब बाहर की ओर बल लगेगा तो बाहर की ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। समझ में नहीं बात, क्योंकि जब बल लगेगा प्रत्येक अल्पांश, मैंने इस चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया, प्रत्येक अल्पांश दूसरे अल्पांश पे बल लगाएगा, क्योंकि समान आवेश है, और समान आवेश में जानते क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब प्रतिकर्षण होगा तो ये अल्पांश दूर जाएंगे, दूर जाने का प्रयास करेंगे, मतलब इस चालक के क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि। जब चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है, और बल लग रहा है, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, सतह पे दाब उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, दाब। तो जो बल लग रहा है सतह पर उसका मान ज्ञात करना है, और जो दाब उत्पन्न होगा उसका मान ज्ञात करना है, मतलब कितना दाब उत्पन्न होगा, ठीक है। अच्छा, सतह पे लगने वाला बल कुल कितना होगा, सभी अल्पांशों के द्वारा लगने वाले कौन से बल, प्रतिकर्षण बलों का क्या करते हैं हम, बीजगणितीय योग करते हैं। समझ में नहीं बात, चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल सभी अल्पांश, जितने भी अल्पांश मैंने लिए हैं उनके द्वारा उत्पन्न प्रतिकर्षण बलों का क्या होता है, योग, बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है। तो मैंने ये अभी आपको एक चालक बताया, चालक को मैंने बताया कि किसी को कोई भी चालक है, जब उसको आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश कहाँ जाता है, उसके पृष्ठ पर आ जाता है। जब आवेश पृष्ठ पर आ जाएगा तो मैंने इसके दो भाग मान लिए, चालक के एक अल्पांश ले लिया, तो बड़ा वाला भाग अल्पांश पे बल लगाएगा प्रतिकर्षण, जिससे दाब उत्पन्न हो जाएगा। अब बहुत सारे अल्पांश ले लिए, प्रत्येक अल्पांश एक दूसरे पे बल लगाएगा,
सतह पूरी सतह पर बल लगने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं एक दोबारा बात करूं इसी की, मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया था तो आवेश आ गया ऐसा, मैंने एक अल्पांश दिया था, ये अल्पांश दिया था इसमें ए बी, मैं बल याद कर रहा हूँ कितना बल लगा, तो मैं एक तरीका अपनाऊं, पहले एक अल्पांश पे लगने वाला बल निकालूं और फिर उसका क्या कर दूं, समाकलन कर दूं, तो पूरी सतह पे बल आ जाएगा। ये सब जानते हैं। पहले मैं एक अल्पांश पे बल निकालूं, तो मैंने एक अल्पांश ले लिया इसमें ए बी, और दूसरा जब बड़ा भाग हो गया ए सी बी, तो आप बताएं ये जो भाग है बड़ा, इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर प्रतिकर्षण बल निकालूं अल्पांश पे लगने वाला, तो पूरे पृष्ठ पर क्या कर देंगे, समाकलन से निकाल लेंगे बल। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो मैंने क्या किया कि दो बिंदु ले लिए, अल्पांश के बाहर ले लिया और एक चालक के अंदर ले लिया, एक बिंदु ले लिया मैंने यहां P1, चालक के बाहर जितनी दूरी पे मैंने बिंदु लिया है उतनी ही दूरी पर अंदर ले लिया P2, मतलब ये दोनों बिंदु हैं जो बाहर और भीतर लिए गए हैं चालक के, ये सममित हैं। कैसे हैं? सममित है, सिमेट्रिकल है। समझ में नहीं बात? ठीक है, ये दोनों बिंदु कैसे हैं? सिमेट्रिकल है, सममित है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। समझ में नहीं बात? अब आपको पता है कि जब दो बिंदु ले लिए तो इस बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र होगा ही, क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इस बिंदु पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। समझ, ध्यान समझना, इस पर मान लीजिए इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया EP1, कितना हो गया EP1, और इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया EP2 अंदर वाले बिंदु पर। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ तो दो भाग हैं, ए बी है और दूसरा कौन सा ए सी बी, दोनों के विद्युत क्षेत्र अलग अलग होंगे। तो मैंने मान लिया कि अल्पांश का विद्युत क्षेत्र E है, कितना है E1 वेक्टर, कितना है E1 वेक्टर। तो मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं, मैंने अल्पांश ये लिया था ए बी, और इस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। समझ में आई बात? भार बना रहा हूं इस पोर्शन को, केवल ए बी वाले पोर्शन। ठीक है, एक बिंदु लिया मैंने भार P1, एक बिंदु लिया अंदर P2, केवल मैं इसके लिए बता, तो ये भाग अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब जब अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसका मैंने विद्युत क्षेत्र मान लिया E1 मान लिया, कितना मान लिया E1 मान लिया। समझ में नहीं बात? जब मैंने इसका विद्युत क्षेत्र E1 मान लिया तो उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अब डायरेक्शन होगी, यहाँ बिंदु P1 पे देखें तो हमेशा बाहर की धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ E1 की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से भी, अंदर देखी जाए तो डायरेक्शन अंदर देखी जाए तो यहाँ से धनावेश से बाहर क्यों निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की। तो यहाँ इसकी डायरेक्शन हुई E1। समझ में नहीं बात? बाहर भी इसने बिंदु P पर E1 उत्पन्न किया, अंदर भी कितना किया, E1 उत्पन्न किया। समझ में नहीं बात? समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि दूरी समान है बिंदु P1 और P2 की अल्पांश से। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कैसे बिंदु है, सममित बिंदु है। कैसे बिंदु है? सममित, सिमेट्रिकल है। तो जितना विद्युत क्षेत्र P1 पे उत्पन्न होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, P2 पर। लेकिन डायरेक्शन देखी जाए तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है धनावेश से, और यहाँ देखी जाए डायरेक्शन बिंदु P2 पर तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। समझ में नहीं बात? चलो, ये तो मैंने इसके लिए बताया। अब बड़ा वाला हिस्सा देखो, बड़ा वाला हिस्सा बचा हुआ है ए सी बी, तो मैं इसको बना देता हूं, बड़ा वाला हिस्सा ए सी और ये बी। पॉजिटिव आवेश है इसमें, धनावेश तो दिया है। ठीक है, अब ये मान लिया बड़ा वाला हिस्सा है, ये भी तो अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो छोटा है, डिफरेंट होगा दोनों विद्युत क्षेत्र, ये बड़ा है, इसमें आवेश ज्यादा है, तो आप विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए भी वही दो बिंदु है, एक तो P1 है, एक क्या है, P2। एक P1 है और एक क्या है, P2। समझ में नहीं बात? ये बिंदु ले लिया मैंने P1 और ये ले लिया मैंने P2, सममित है इसके लिए। आप सुनो, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और मान लिया मैंने इसने किया
E2, कितना किया E2। जब इसने अपना विद्युत क्षेत्र E2 उत्पन्न किया तो उसकी डायरेक्शन देखो, हमेशा डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की होगी। तो इस बिंदु पर देखी जाए तो डायरेक्शन कैसे होगी, E2 ऐसे होगी, समझ में नहीं बात। इस बिंदु पर देखी जाए तो डायरेक्शन कैसे होगी, इस बिंदु पर भी ऐसे ही होगी E2, क्योंकि यहां से तो ये क्या है, बंद है, समझ में नहीं बात। समझ में, खुला कहां से, यहां से तो खुला है, क्योंकि बाहर की ओर होती डायरेक्शन। अब विद्युत क्षेत्र का यहां से तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, यहां से उत्पन्न होगी, यहां जाएंगी क्या। अगर यहां बिंदु होता तो मैं डायरेक्शन ऐसे लगा, समझ में नहीं बात। लेकिन दोनों ही बिंदु इधर की साइड है इस बड़े वाले भाग के लिए, समझ रही है। जो भी चीज है वो पहले देख लेना, बाकी डायरेक्शन बाद में कराएंगे, पहले ये चीज समझ आ जानी चाहिए। तो यहाँ डायरेक्शन आपको समझ में आई है, E2 की डायरेक्शन एक ही होगी, नहीं होगी दोनों बिंदुओं पर। भाई इसकी डायरेक्शन धनावेश से बाहर निकलती है, बाहर की ओर। अंदर वाले बिंदु पर भी धनावेश से बाहर निकलती है, बाहर की ओर, ठीक है। कहीं ऐसे मत कर देना कि इसके कारण यहाँ E2 की दिशा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बेस थोड़ी करेंगे धनावेश में, क्योंकि धनावेश आ जाएगा यहाँ तो, समझ में नहीं हुआ। तो टोटल मिला के इसकी डायरेक्शन तो कहाँ होगी, इधर होगी, समझ में नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मैंने एक अल्पांश लिया, ठीक है, अल्पांश है AB, समझ रहे, नहीं समझ रहे। अब मैं इस डायग्राम को एक बार दोबारा आपको बना के बता रहा हूँ कि डायग्राम किस प्रकार से बने। अच्छा, किसी भी जब चालक है, चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के ठीक बाहर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है E बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। याद करो चालक पट्टिका, कौन सी पट्टिका, चालक पट्टिका। चालक पट्टिका के बाहर विद्युत क्षेत्र आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो चालक के अचालक के बाहर आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो मैंने वापस एक चालक लिया, ये चालक लिया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसे बनाया है, दिखने के लिए बनाया कि इसको दबा दिया है, और थोड़ा सा गोल करना चाहो तो आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। और इसको मैंने बाहर से दिया प्लस Q आवेश, संपूर्ण आवेश कहां चला गया, पृष्ठ पर चला गया। मैंने एक अल्पांश लिया, ये अल्पांश AB। अब इस चालक के दो भाग हो गए, एक तो छोटा भाग, एक बड़ा भाग। इसका भी नाम यहां बिंदु दे देते हैं C। तो आप कह सकते हैं एक तो भाग है AB और एक भाग है ACB, ठीक है। मैंने दोनों चालक के अंदर और चालक के बाहर दो बिंदु भी ले लिए, सम्मिलित होने चाहिए। एक बिंदु ये ले लिया, नाम दे दिया P1, एक बिंदु अंदर ले लिया, इसका नाम दे दिया P2। समझ में आई बात, ठीक है। अब दोनों ये अल्पांश और बड़ा भाग अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। मान लिया अल्पांश का विद्युत क्षेत्र है E1, कितना है E1, तो डायरेक्शन लगा लेते हैं। E1 की डायरेक्शन यहां होगी ऐसे, और E1 की डायरेक्शन यहां देखी जाए तो ऐसे, समझ में नहीं बात। अब बड़े वाले भाग की तरफ मैंने अभी बताया, बड़े वाले भाग ने कितना उत्पन्न किया विद्युत क्षेत्र E2 की डायरेक्शन लगा लेते हैं। E2 की डायरेक्शन बिंदु P1 पर होगी, E2 ऊपर, समझ में आई बात, ठीक है। यहां देखें, यहां भी ऊपर की ओर बनाई थी मैंने, तो यहां भी E2 की डायरेक्शन होगी ऊपर पर, समझ में आई बात, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, समझ में आई बात, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आप डायग्राम पीछे बनाएंगे, मैंने ये आपको डायग्राम बनाया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा शो की है, ठीक है। इसी के अनुसार आप कैलकुलेशन या जो डेरिवेशन है वो करेंगे। तो पहले आप हम थोड़ा सा देखेंगे, लिखना क्या है एक बार सुन लो कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है, ठीक है। अगर किसी चालक में कोई अल्पांश है तो अल्पांश पर बड़े वाला भाग प्रतिकर्षण बल लगाता है। यदि चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया जाए तो उसकी सतह पर लगने वाला कुल प्रतिकर्षण बल सभी अल्पांशों के द्वारा लगने वाले प्रतिकर्षण बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में नहीं बात। मान लिया मैंने प्लस Q आवेश दिया, इसमें कौन सा आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश सिग्मा उत्पन्न, कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। समझ में नहीं बात। तो पहले इसमें थोड़ा लिखेंगे, लिखो
जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से, तो संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के किसी छोटे भाग, इसी में लिखना, चालक के किसी छोटे भाग, चालक के किसी छोटे भाग पर उपस्थित आवेश पर उपस्थित आवेश पर बड़े भाग के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, के कारण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया जाए, यदि चालक को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दिया जाए तो चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल, तो चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल सभी अल्पांशों के कारण लगने वाले सभी अल्पांशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सभी अल्पांशों के कारण लगने वाले बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिससे चालक की सतह पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक की सतह पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे वैद्युत दाब कहते हैं। जिससे चालक की सतह पर एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे वैद्युत दाब कहते हैं। ठीक है, जिसे वैद्युत दाब कहते हैं। डायग्राम बनाओ, जिसे वैद्युत दाब कहते हैं। डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो वेक्टर लगा देना, अगर लगाना है। बना ली सब। अब लिखो जी, माना किसी चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। माना किसी चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। माना किसी चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। सिग्मा है। चालक के ठीक बाहर और ठीक अंदर, माना किसी चालक पर पृष्ठीय आवेश
सिग्मा है। चालक के ठीक बाहर तथा ठीक अंदर चालक के सापेक्ष सममित, चालक के ठीक बाहर तथा ठीक अंदर चालक के सापेक्ष सममित दो बिंदु P1 व P2 लेते हैं, दो बिंदु P1 व P2 लेते हैं। दो बिंदु P1 व P2 लेते हैं। अब आ जाओ डेरिवेशन पे। जो बिंदु लिए P1 व P2 पे तो क्षेत्र में बता ही दिया है। छोटे वाले भाग में जो क्षेत्र उत्पन्न किया E1 वेक्टर और बड़े वाले भाग में जो क्षेत्र उत्पन्न किया E2 वेक्टर। डायरेक्शन में लगा चुका हूं, डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन विपरीत होगी, E2 की डायरेक्शन एक ही होगी। अब देखेंगे चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र आप जानते हैं, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बताओ। विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बिंदु P1 बाहर तो है चालक के पृष्ठ के, तो इस पर भी कितना होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इसको मान लिया मैंने E P1 बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर दे दिया 1, बाद में बताना। समीकरण नंबर दे दिया 1। अब आगे P2 पर विद्युत क्षेत्र और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य, यानी कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। और जब शून्य होता है तो E P2 बराबर क्या आ जाएगा 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर मैंने अंदर विद्युत क्षेत्र निकाला, बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला, बिंदु P1 पे निकाला, बिंदु P2 पे निकाला। इसके बाद में इस चालक को दो भागों में अब विभाजित करना। समझ में नहीं बात, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए पहले बता दिया था, लेकिन अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ विभाजित कर रहा हूँ अल्पांश में और बड़े भाग, ठीक है। तो नीचे लिखो अब चालक को दो भागों में विभाजित करते हैं। अब चालक को दो भागों में विभाजित करते हैं। अब चालक को दो भागों में विभाजित करते हैं। चालक को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग लिखना अल्पांश AB। अल्पांश AB जिसका क्षेत्रफल DS है, जिसका क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल होगा, जिसका क्षेत्रफल अल्पांश AB जिसका क्षेत्रफल DS है, एक भाग तो ये होगा। दूसरा शेष बचा बड़ा भाग ACB। शेष बचा बड़ा भाग ACB। यहां तक लिखी सबने, दो भागों में विभक्त कर दिया AB में और ACB में। अगली लाइन देखो अल्पांश AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर। अल्पांश AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर। अल्पांश AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर। E1 वेक्टर
तथा बड़े भाग ए सी बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर है तथा बड़े भाग ए सी बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर है। विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर है। अब आ जाओ दोबारा एक बार, बिंदु P1 पर कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं? दो, E1 और E2, और दोनों की दिशा क्या है? समान, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यदि इस पे बिंदु P1 पर टोटल विद्युत क्षेत्र निकालूं तो क्या हो जाएगा? P1 बराबर में E1 प्लस में E2। समझ में आई बात? लेकिन P1 का मान आपको पता है समीकरण कहां से? 1 से सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास आ गया E1 प्लस में E2 बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण नंबर दे देंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र कितने उत्पन्न हो रहे हैं? 2, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? विपरीत, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। E1 माइनस E2, E1 माइनस में E2। तो देखो P2 बराबर में E1 माइनस में E2, लेकिन P2 का मान कितना है? 0। ठीक है, तो E1 माइनस में E2 बराबर में 0। समझ में आया? अब यहां से इसका पक्षांतर कर लेंगे तो E1 बराबर में क्या आ जाएगा? E2, और इसको समीकरण नंबर दे देंगे कितना? 4। जब इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया तो बड़ा वाला भाग प्रतिकर्षण बल लगा रहा है इस पे, बड़े वाले भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो लगा रहा है प्रतिकर्षण बल। लगा रहा है, लगा रहा है। तो हम अब निकालेंगे बड़े भाग के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो बड़े भाग का विद्युत क्षेत्र कितना है? E2। तो मैं E1 के स्थान पर भी क्या रख दूं यहाँ? E2। तो मैं दोबारा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से जब बात करूंगा तो समीकरण 3 से जब क्या आ जाएगा? देखो समीकरण 3 से E2 प्लस में E2 बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। E1 बराबर E2 है तो E1 की जगह भी क्या रख दिया? E2। ठीक है, तो E2 प्लस E2 क्या हो जाएगा? 2E2। ठीक है, तो 2E2 बराबर में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? E2 बराबर में आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं समीकरण नंबर दे दूं कितना? 5। समीकरण नंबर 5 तक आप समीकरण नंबर 5 तक बताओ। तो बताओ अल्पांश AB पर बड़ा भाग ACB कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? अल्पांश AB पर बड़ा भाग ये कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? E2 निकाल दो। E2 क्या कर रहा है? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन। तो यहां लिख देंगे एक लाइन, अतः भाग ACB के कारण अल्पांश AB पर, अतः भाग ACB के कारण अल्पांश AB पर ACB के कारण अल्पांश AB पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है। यदि अल्पांश पर, यदि अल्पांश पर आवेश dq हो, भाई अल्पांश पे आवेश भी क्या होगा? अल्प
तो ये मान लिया मैंने कि अल्पांश पर आवेश dq है। यदि अल्पांश AB पर आवेश dq हो, यदि अल्पांश AB पर आवेश कितना हो dq, तो देखो आवेश है अपने पास और विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है अल्पांश में, बताओ E2 हो रहा है नहीं हो रहा? अरे बड़ा भाग कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है E2 और अल्पांश में आवेश कितना मान लिया dq, ठीक है। तो अब बताओ अल्पांश में बल कितना लगेगा? हाँ, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है बल का F बराबर में QE, ये तो होता है, समझ में नहीं बात? फर्स्ट चैप्टर में बताया था विद्युत बल कितना लगता है F बराबर में QE। अब मैं इस पर निकाल रहा हूं बल, तो विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? बड़ा वाला भाग। तो विद्युत क्षेत्र किसका आएगा? बड़े वाले भाग का। आवेश कितना है इस पर dq, तो अल्पांश पर लगने वाला बल अल्प होगा, ये पता ही, ठीक है, क्योंकि अल्पांश है तो df होगा, बल अल्प लगता है। तो देखो आते हैं अल्पांश AB पर लगने वाला बल कितना बल लगेगा? dF बराबर में E2 dq। कोई दिक्कत है क्या? विद्युत क्षेत्र E2 लिया क्योंकि बड़ा वाला भाग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसके पास ज्यादा आवेश है और यही बल लगाएगा। आवेश कितना है अल्पांश पे dq, तो इतना बल अल्पांश पे लगेगा। समझ में नहीं बात? E2 का मान रख देंगे, E2 का मान आ गया dF बराबर में E2 का मान आपको पता है सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट dq। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन कौन सा आवेश घनत्व है इस पे? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व मैंने आपको बताया था पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है अल्पांश के लिए dq अपोन में ds, dq अपोन में ds। तो यहां से क्या निकाल लेंगे? dq का मान, dq बराबर में सिग्मा ds निकालेंगे, नहीं निकालेंगे? पहले निकाल चुके हैं हम। तो dq का जब मान रखेंगे तो आगे आ गया df बराबर में मान रखा सिग्मा ds आएगा, सिग्मा पहले से है तो सिग्मा का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ds। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां तक आपको टोटल लिखता हूं। देखो यहां तो ताने से ना तो जल्दी तो अपने पास बल आया है अल्पांश पे लगने वाला। इसकी एक फॉर्म और देख लो, अपने पास ये भी होता है E बराबर में सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? ये भी फॉर्म पूछ ली जाती है, सिग्मा बराबर में एप्सिलॉन नॉट E, और इसका मान कहां रख देंगे? यहां। तो यहां जब रखेंगे सिग्मा का मान एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और E का स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा बल dF बराबर, एक तो ये है कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। दूसरा बल आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। समझ में नहीं बात? ठीक है, और यहाँ आ जाएगा कितना? ds। तो ये आपके दोनों ही बल हैं अल्पांश पे लगे। मैंने केवल सिग्मा का मान उठा के यहां रखा था, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा, E का स्क्वायर होगा। नीचे एक एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो ये है। ये तो अल्पांश पे लगने वाला बल है। संपूर्ण चालक की सतह पर लगने वाला, ठीक है, चालक की सतह पर लगने वाला कुल बल निकाला। नीचे देखो आते हैं चालक की सतह पर लगने वाला
कुल बल। तो बताओ क्या करूं? समाकलन। क्या कर दूं? समाकलन। डीएफ का समाकलन क्या होता है? एफ। तो डायरेक्ट में लिख दिया एफ बराबर में समाकलन। अब इसका कर ही नहीं सकते तो यहाँ छोड़ दो, बाद में देखेंगे। डीएस या फिर समाकलन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीएक्स। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आपके पास कुल बल निकल के आ गया। क्या आ गया? कुल बल। ये निकाल दिया मैंने कुल बल। अब क्या निकालेंगे? दाब। क्या निकालेंगे? दाब। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्र। क्या होता है? बल बटे में क्षेत्रफल। अब बल तो है तो क्षेत्रफल को मैं कहां ले जाऊं? नीचे इस फॉर्मूले में। बल 5 की बात करें तो इसमें लेना, उसको छोड़ो, समाकलन के लिए वहां हो गया। तो देखो अब मैं निकालूंगा दाब। क्या निकालूंगा? चालक की सतह पर, चालक की सतह पर उत्पन्न दाब। और दाब निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास फॉर्मूला आया था डी एफ बराबर में, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डीएस। ठीक है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा फॉर्मूला ये था आपके पास डीएस। तो डीएस मान जाऊंगा मैं नीचे, तो डी एफ अपॉन में डीएस, इसको मैं नीचे ले गया बराबर में ना। तो क्या बचेगा यहाँ? सिग्मा स्क्वायर बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और बल बटे क्षेत्रफल, नीचे क्षेत्रफल है, ये डीएस क्षेत्रफल है 5 का, और ये बल है, ये क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। दाब अपने पास क्या आ जाएगा? दाब को मिल जाएगा पी। पी दाब को पी से करते हैं, पी बराबर में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/2, दोनों फॉर्मूले याद रखना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ जाएगा दाब का वैल्यू, ये आ जाएगा दाब का वैल्यू। दाब का वैल्यू, इसको समीकरण नंबर डाल देना, आप यहाँ डाल देना, ठीक है, यहाँ डाल देना समीकरण, बल पे डाल देना कौन सा है, और यहाँ डाल देना। तो 45 ये बहुत छोटा सा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में, छोटा सा है, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इन्हें कंडक्टर, कोई भी चालक है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने एक चालक दिया, हमने कहा रहे हैं कि यदि आयतन में परिवर्तन किया जाए विद्युत क्षेत्र के में तो कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो सुनो, मैंने एक चालक दिया, इसको मैंने बाहर से आवेश दिया प्लस Q, चालक की सतह पर फैल जाता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब मैंने जब ये चालक लिया और मैं इसके विद्युत क्षेत्र के आयतन में परिवर्तन करना चाहता हूँ, किसमें परिवर्तन करना चाहता हूँ? आयतन। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये चालक विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न करेगा? यहाँ बाहर उत्पन्न करेगा, अंदर तो विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं। तो मैं यदि इसके विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन करूं, विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करूं, आयतन, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करूं, तो
बताओ किस प्रकार से मैं वृद्धि कर सकता हूँ? एक मिनट दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये चालक है, इसको प्लस की आवेश दिया, मैं निकाल रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी, ठीक है, उस ऊर्जा का मान निकाल रहा हूं। अब ऊर्जा जब निकल के आएगी, जब विद्युत क्षेत्र के आयतन में परिवर्तन हो, तो आयतन में परिवर्तन कैसे करें? आयतन में परिवर्तन करने के दो तरीके हैं विद्युत क्षेत्र के आयतन में परिवर्तन करने। या तो मैं इस गोले को संपीड़ित कर सकूं, तो बाहर वाला हिस्सा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई, बाहर वाला हिस्सा और मिल जाएगा। अगर मैं इसको संपीड़ित कर दूं तो इसका क्षेत्र कम होगा और विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। एक तरीका। अगर ऐसा ना करूं, मैं ऐसा करूं इसको और ज्यादा आवेश दे दूं, तो भी विद्युत क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा, तो भी उसका आयतन बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो आयतन बढ़ाने के, विद्युत क्षेत्र के आयतन बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो इसको और अधिक आवेश दिया जाए, या फिर इस चालक को क्या कर दिया जाए? संपीड़ित कर दिया जाए, दबा दिया जाए। जब ये दबेगा तो बाहर वाला क्षेत्रफल तो बढ़ेगा, और बाहर वाला क्षेत्रफल है वो क्या है? वहां विद्युत क्षेत्र है बाहर, तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या बढ़ेगा? आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में नहीं बात? जब विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ेगा, जब मैं इसको संपीड़ित करूंगा, अब वो मैं आवेश दूं, ये तो पॉसिबल है, एक बार आवेश दे दिया। तो अपने पास दूसरा तरीका है कि हम इसको संपीड़ित कर दें, और जब हम संपीड़ित करेंगे तो भैया बाहर की ओर पहले से ही बल कार्य कर रहा है, आपको पता है F बराबर में सिग्मा स्क्वायर गुना 2 पहले से कार्य कर रहा है, और मैं इसको संपीड़ित कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बल के विरुद्ध जा रहा हूँ, तो मैं बल के विरुद्ध इसके आयतन में परिवर्तन कर रहा हूँ। तो बल के विरुद्ध जब ले जा रहा हूँ इसको, बल के विरुद्ध इसको संपीड़ित कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। समझ में नहीं बात? ठीक है, बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य होगा, वही कार्य किसमें संचित हो जाएगा? ऊर्जा। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो हम किसी भी चालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश सतह पे आ जाता है, और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो अधिक आवेश दिया जाए उसको, या फिर चालक को संपीड़ित कर दिया जाए। अब अधिक आवेश देना कोई अच्छी बात नहीं है, हो सकता है हमारे पास आवेश और नहीं भी हो सकता ज्यादा, ठीक है, तो हम ऐसा करें कि इसको क्या करते हैं? संपीड़ित कर लें, ठीक है। जब संपीड़ित करेंगे तो पहले से बाहर बल लग रहा है, तो बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है, और यह बल के विरुद्ध किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगा? ऊर्जा में संचित हो जाएगा। किसमें संचित हो जाएगा? ऊर्जा में संचित हो जाएगा, और उसी ऊर्जा की हमको क्या करनी है? गणना करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो लिखो इसमें चालक की सतह के लंबवत वैद्युत बल, चालक की सतह के लंबवत एक बल कार्य करता है। चालक की सतह के लंबवत, हमेशा लंबवत कार्य करता है। चालक की सतह के लंबवत विद्युत बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल कार्य करता है। चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होती है। विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होती है यदि चालक को संपीड़ित किया जाए। यदि चालक को संपीड़ित किया जाए तो संपीड़ित करने में विद्युत बल या वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य तो संपीड़ित करने में वैद्युत बल या विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना किसी चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, माना किसी चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और चालक की त्रिज्या स्मॉल r है, और चालक की त्रिज्या स्मॉल r है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और चालक की त्रिज्या स्मॉल r है। अब देखो पूरा बड़ा चालक था ये, जिसकी त्रिज्या कितनी थी? स्मॉल r। मैंने इसको dr दूरी तक अल्प विस्थापित कर दिया, संपीड़ित कर दिया, थोड़ा सा इसको दबा दिया। कितनी दूरी तक दबा दिया? ये दूरी है dr। कितनी है? dr। तो जो गोला बनेगा दबाने पर, ये बनेगा मतलब वाला, तो इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी? r माइनस में dr। अब इसको दबाने में कुछ ना कुछ कार्य संपन्न हुआ होगा, ठीक है, वही कार्य किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये बना लो आप फटाफट जल्दी। चलो ठीक है, बना लिया। अब हम बात कर लेते हैं, जब हमने संपीड़ित नहीं किया था तो इस पर कितना बल दाब लग रहा था? तो गोले की सतह पर दाब, गोले की सतह पर दाब कितना दाब था? छोटा सा तो दाब, दिक्कत नहीं आएगी आपको, खत्म होने वाला है। गोले की सतह पर दाब कितना था? P बराबर में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2f। जब दाब है गोले की सतह पर तो बल कितना होगा? गोले की सतह पर बल, गोले की सतह पर बल, बल आप जानते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। F बराबर होता है P इंटू में A, बल इंटू में क्षेत्रफल। तो F बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल, दाब कितना है अपने पास? सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। गोले का क्षेत्रफल कितना है? पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास? इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 डालेंगे। ये अपने पास आ गया क्या? बल आ गया। अब dr दूरी तक या dr संपीड़ित करने पर, dr संपीड़ित करने पर क्या किया गया? कार्य निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो बता रहा हूँ, नीचे लिखो। बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक, बल के विरुद्ध गोले को, बल के विरुद्ध गोले को, बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, भैया कार्य क्या होगा? अल्प होगा। तो dw बराबर में, ठीक है, अल्प संपीड़ित किया है, विस्थापन अल्प है, तो F डॉट में dr, समझ में बात? ये फॉर्मूला होता ही है आपके पास। तो F का मान ये आ गया, तो dw बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर और dr, ये आ जाए। केवल बल का मान ऊपर से रख दिया। ये तो आया है अल्प विस्थापन करने में, किसमें? अल्प विस्थापन करने में, ठीक है। चलो आगे, ये तो कार्य है। मैं यहाँ ये आपके पास क्षेत्रफल और ये दूरी, आयतन, क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या होती है? आयतन। समझ में बात? ठीक है। तो दूरी अल्प है तो आयतन में क्या होगा? अल्प। समझ बात? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब जानते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन या क्षेत्रफल इंटू में लंबाई, क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, आयतन होता है दूरी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ
4 पाई आर स्क्वायर डी आर बराबर में डी वी। समझ नहीं बात? ठीक है, तो एक लाइन में यदि अल्पांश का आयतन डी वी हो, यदि अल्पांश का आयतन dv हो, ठीक है, dv हो तो ये आ जाएगा और मैं यहाँ क्या रख दूंगा इस जगह पे dv रख दूंगा, तो अपने पास आ जाएगा dw बराबर में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट dv। ठीक है, dv ये तो मैंने कार्य निकाला अल्प विस्थापन, मतलब पूरा विस्थापित करेंगे, कंप्लीट विस्थापित करेंगे, मतलब पूरा दबाएंगे उसको, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है, कुल कार्य निकालेंगे तो समाकलन आते हैं, कुल कार्य आप बता कैसे करेंगे? W बराबर में समाकलन dw समाकलन W सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट dv, ये आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसे लिखेंगे एकांक आयतन में उत्पन्न ऊर्जा। अभी ऊर्जा, अच्छा ये जो कार्य है उसमें बदल जाएगा ऊर्जा में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं W बराबर में U। ठीक है, समझ गया? W बराबर U ऊर्जा है। ठीक है, ये U मैंने ऊर्जा मानी, तो अब मैं W के बराबर यही कार्य बदल जाएगा ऊर्जा में, तो ये आ जाएगा। जब V आयतन में है तो V आयतन में लिखेंगे U V आयतन में। ठीक है, V आयतन में तो ये आ जाएगी UV बराबर में समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट dV, ये हो जाएगा। अच्छा, एकांक आयतन में आप निकाल सकते हैं, बताओ एकांक आयतन में कैसे निकालेंगे? dV को क्या लगा देंगे? भाग। तो एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी आ जाएगी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन, क्योंकि देखो यहाँ की कांस्टेंट है, भाग ले लो, dV का समाकलन U अपॉन में V एकांक आयतन। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे एकांक आयतन में ऊर्जा। एकांक आयतन में ऊर्जा UV कर लो या फिर करो dW बटे में dV बराबर में एक ही बात है। ठीक है, ये कार्य किसके बराबर हो गया? ऊर्जा के बराबर हो गया, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी एकांक आयतन में ऊर्जा। यदि कोई माध्यम होता तो ये तो निर्वात में, आइए निर्वात में रखा हुआ है, चालक में कहाँ रखा हुआ है? निर्वात। और यदि किसी माध्यम में हो तो एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन। ठीक है, यदि माध्यम उपस्थित हो, यदि माध्यम उपस्थित हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगी? UV बराबर में सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एक लास्ट तो बचा हुआ है, चलो इसको बाद में